सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बहुत अरसा पहले का जिक्र है कि मुल्क यमन के किसी शहर में एक बड़ा नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। अब ये आदमी एक माहिर दर्जी था। उसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में कहने की बड़ी धूम थी और उसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे अली कहा करते थे और वो उसी नाम से मशहूर था। अच्छा, वो ज़्यादातर बहुत जो अमीर ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत कीमती मलबूसात सिया करता था जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे। उन मलबूसात के लिए वो कपड़ा भी खुद ख़रीदता था। एक दिन अली कपड़ा ख़रीदने के लिए मार्केट गया। जिस कपड़े की तलाश में वो मार्केट पहुंचा था, उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का जोड़ा तैयार करना था। अच्छा, काफ़ी देर घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए एक कपड़ा पसंद आ ही गया। उसने वो कपड़ा ख़रीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया। अच्छा, हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अली अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी। अली ने हर तरफ अपनी हाथ गाड़ी ढूंढी मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। अच्छा, क्या किया उसने, खूब वो चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, लेकिन कोई उसकी गाड़ी के बारे में ना कुछ जानता था ना कुछ बता सका। कि चोरी की खबर अब हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मिनट गुजरते गए पूरे शहर में फैलना शुरू हो गई। अच्छा, अली को ना उदास और परेशान देखकर उसके जो कुछ दोस्त थे ना, वो शहर के मशहूर एक काजी थे उमर करीम, उसके पास पहुंच गए और उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था। वो हैरत अंगेज़ तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल बड़ी आसानी से ढूंढ लेते थे, लिहाजा उनकी जहानत के सब कायल थे। उमर करीम ने अली को अदालत में बुलाया, उसकी चोरी की तफसील सुनी। सारी बातें बड़े गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने उन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जो चोरी के वक्त अली के साथ मार्केट में मौजूद थे। अच्छा, उनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ जो आम ख़रीदार हैं वो भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुँचे तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली कि तमाम जो अफराद हैं वो वहाँ मौजूद थे या नहीं थे। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ कह लें कि खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही फ़ौरन ही काजी साहब के सामने हाजिर हो गए। काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्समे को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाओ, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी। उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? अब तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे और उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा कि जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्समे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं। हाँ, काजी ने कहा कि हाँ। अच्छा, फिर हुआ क्या कि उस हुक्म की तामील की गई। सिपाही उस हुक्म की तामील में रवाना हो गए। चौक में जो नस्ब था मुहाफिज सिपाही का मुजस्समा, उसको रस्सियों से बांधा गया, अदालत में उठाकर लाया गया और मुजस्समे को रस्सियों से जकड़ा देखकर लोग हंसने लगे, एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया। अच्छा, खुद अली की भी बेख्तियार ज़ोर से हंसी निकल गई और उसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी हंसने लगे। अब काजी कुछ देर तो देखता रहा खामोशी के साथ कि सब हंस रहे हैं मुझ पर, और वो फिर हुआ क्या कि बुलंद आवाज़ में उसने हुक्म दिया कि खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने काजी के चेहरे पर जो छाई एक संजीदगी थी उसको देखा और एकदम से खामोश हो गए। काजी ने गुस्से से कहा कि तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब क्या था, अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि काजी उनके लिए अब क्या सज़ा सुनाता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा कि जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कराना होगा। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। अली गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायज़ा ले रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि काजी साहब कर क्या रहे, हो क्या रहे। लेकिन फिर अचानक अली चिल्लाया कि ये तो मेरा कपड़ा है, ये तो वही कपड़ा जो चोरी हुआ था। उसकी नज़र उस एक शख्स के हाथ में जो दबा हुआ सिल्क का कपड़ा था ना, छोटा सा टुकड़ा, उस पर जमी हुई थी एक्चुअली। अब हुआ क्या, जब वो सिपाही को पेश करने जा रहा था वो बंदा कपड़े का टुकड़ा, तो अली बोला कि ये वही कपड़ा है, इसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था, जिसके लिए ये अदालत की कार्रवाई हो रही है। अब अली ने काजी से कहा कि दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और मिलेगा ही नहीं, और उसका एक दोस्त चीन से ये एक ही सूट का कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर लिया, ये वही चोर है, ये वही कपड़ा। अच्छा, काजी चोर से मुखातिब हुआ
कि अब तुम्हें इस चोरी की सज़ा दी जाएगी और इस मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को इसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो तुम जैसे मुजरिमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। अब काजी के इन अल्फाज के साथ ही सिपाही उस मुजस्मे को उठा कर ले गए, उसे उसकी सही जगह पर रख दिया गया। अब नाज़रीन, कहानी में चोर का राज भी फाश हो गया और उसकी चोरी जो है उसको उसकी सज़ा भी मिल गई और इंसाफ भी हो गया। ये सब कुछ काजी की कह लें कि बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हुआ, उसकी जहानत की वजह से हुआ, बेहतरीन स्ट्रैटेजी। लेकिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इंसाफ की हुक्मरानी की बात करते हैं, मुल्क के ख़जाने को टीका लगाने वालों का एहतसाब करना चाहते हैं, तो नए पाकिस्तान की तामीर में उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। उनके अपने और उनके जो सियासी हरीफ हैं इमरान खान साहब के सामने आ खड़े होते हैं। और जब हुकूमत एहतसाब और जो एहतसाब के पहिए को तेज़ी के साथ घुमाना चाहती है तो अपोजिशन हुकूमत की महंगाई की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर देखा जाए इसमें कुछ शक नहीं है कि जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है और जो हमारे सदर हैं आरिफ अलवी साहब वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। क्या कहते हैं जी कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ एक वाहिद मुल्क नहीं है जिसे चैलेंज का सामना पूरी दुनिया को सामने है। अफ़गानिस्तान में अमन से ख़ित्ते में खुशहाली आएगी और इससे दुनिया के लिए कारोबार का रास्ता भी खुलेगा, जिससे जो बस्ती जो एशियाई रियासत हैं उससे रब्ता भी कायम हो सकेगा। अब सदर मुमलिकत के इस बयान के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, बड़े वाज़ेह है कि हुकूमत महंगाई की जो रोकथाम है उसके लिए जो उनसे हो पा रहा है कर रहे हैं या हर मुमकिन कह लेंगे इक़दाम उठा रहे हैं और मज़ीद इक़दाम भी उठाने के लिए तैयार हैं और चाहते भी हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि हुकूमत सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही काम करे, एक ही चीज़ के बारे में सोचती रहे, एक ही चीज़ पर तवज्जो दे, और वो क्या है? महंगाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अब उन्होंने ऐसा ये क्यों कह दिया, ज़रा क्लिप देखिए। जी तो सुना आपने। अब जहांगीर तरीन हुकूमत से महंगाई के मामले पर क्यों मुतमईन नहीं है, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि जहांगीर तरीन के हुकूमत के ख़िलाफ़ इस बयान को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शेयर करके कहते हैं कि किसी चीज़ को कैश करवाना, उन्होंने कैश करवाने की कोशिश की। अब ये वही मुस्लिम लीग नून है ना जो जहांगीर तरीन को क्या कहती थी इमरान खान साहब का ATM। लेकिन इससे भी बड़ा सितम अब देख लें कि जहांगीर तरीन ने महंगाई की आड़ लिए वज़ीर आज़म को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि एहतसाब की बजाय अब महंगाई पर फोकस करें। हालांकि यही तरीन साहब हुकूमती गश्ती में सवार थे और वो हुकूमती हालात और वसाइल से क्या अच्छे तरीके से वाकिफ़ नहीं थे, चंगी तरह वाकिफ़ से। और लेकिन अब तरीन साहब जो है ना खुद एहतसाब की जद में है। इसीलिए वो हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने का मशवरा देते हुए कह रहे हैं कि हुकूमत डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखती तो कभी भी चीनी और आटा महंगा ना होता। अब हालांकि तरीन साहब को तो ये बात शायद करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बज़ाते खुद इस बात का इकरार कर चुके थे कि जहांगीर तरीन ने चीनी स्कैंडल में अवाम को अरबों रुपए का टीका लगाया और यही वजह थी कि वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें खुद से अलग कर दिया। अब तरीन साहब हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत सब काम छोड़कर महंगाई की तरफ तवज्जो दे। बिल्कुल दुरुस्त कहा तरीन साहब ने, हुकूमत को महंगाई पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि मुल्क को करप्शन के ज़रिए जो अरबों रुपए का चूना लगाने वाले, टीका लगाने वाले, उनकी वजह से भी महंगाई का अज़ाब बढ़ा है। उनके बारे में क्या ख्याल है? और ये जो बदउनवान अनासिर हैं उससे करप्शन का जो पैसा है रिकवर करके और इसको अवाम की फलाह पर लगाकर अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। अब माजी में किसी वज़ीर आज़म ने अपने किसी दोस्त के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक इस्तेमाल किए हैं और उन्हें माफिया तक कह दिया। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह तरीन साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दिया, इससे पहले किसी भी हमारे मुल्क के किसी भी वज़ीर आज़म ने ज़रा सोच के बता दे किया किसी भी हुकूमती ओहदेदार के दूर पार के रिश्तेदार के साथ भी इदारों की तरफ से क्या ऐसी कार्रवाई की गई? कभी भी नहीं की गई। इन लोगों के तो पड़ोसियों के साथ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इनके साथ रहते हैं। ये बादशाह सलामत, और बादशाह साहब का जो पड़ोसी है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है, उसको कोई हाथ डाल के तो दिखाए। अब देखिए, मुझे बिल्कुल किसी ऐसे वाक़ये का दूर दूर तक निशान तक नहीं मिलता नाजरीन, और यकीनी तौर पर आप लोगों का भी कभी ऐसे किसी वाक़ये से कोई वास्ता नहीं पड़ा होगा कि जो हमारे पुराने वज़ीर आज़म थे, बड़े बड़े जो खुद को बादशाह सलामत समझते थे, कि उनके दूर पार के रिश्तेदार को भी कोई हाथ डाल सके। अब यही वजह है कि अब जहांगीर तरीन साहब को ये सारी सिचुएशन देखकर महंगाई याद आ गई, उन्हें अवाम का दर्द शिद्दत से सताने लगा, और अब गैरों के साथ साथ इमरान खान साहब के अपनों ने भी सिर्फ एहतसाब नामी चीज़ से बचने के लिए महंगाई जैसी हुकूमती कमज़ोरी पर वार करके हुकूमत के मोराल को कम करने की कोशिश की है। अच्छा, वज़ीर आज़म की ज़ात पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए,
उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटा गया, लेकिन वो सुरखरू होकर निकले। फिर इसी तरह पेंडोरा पेपर्स के आने से पहले आपको याद है, अभी का तो ये वाक़या है कि उनके मुखालिफिन ने फ़ौरन, आपको याद होगा, ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी इमरान खान साहब की तो 2 ऑफशोर कंपनियाँ हैं। लेकिन जब ये पेंडोरा पेपर्स की हकीकत सामने आई तो वज़ीर-ए-आज़म साहब पे लगने वाले तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो गलत साबित हो गए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब पर ऐसे इल्ज़ामात लगना वैसे नई बात भी नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जमात पर मुखालिफिन ने फ़ौरन फंडिंग केस का मलबा डालने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं उनकी अपनी जो पगड़ियाँ हैं ना वो उछलती हुई दिखाई दे रही हैं। फ़ारूक हबीब का क्लिप होगा, एक टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने फ़ारूक हबीब को। अब खबर पता है क्या है नाज़रीन, खबर ये कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारूक हबीब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी है। और फ़ारूक की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया है और कमीशन ने फ़ारूक को इजाज़त दी है कि जी वो जो 2 टेक्निकल अफराद हैं बाशमूल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनकी मुआवनत ले सकते हैं। और फैसले में कहा गया है कि कमीशन ने अकबर एस बाबर को भी PTI दस्तावेज़ात तक रसाई दी थी और फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त भी अकबर एस बाबर की दरख्वास्त से मिलती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन फ़ारूक की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करता है। अब फ़ारूक इस फैसले को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हार करार दे रहे हैं और इस बात का इंकशाफ भी कर रहे हैं कि जी नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट्स निकल आए हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। अच्छा, वज़ीर ममलिकत कहते हैं कि बिलावल और मरियम नवाज़ के जाली अकाउंट सामने लाएंगे। ये वो लोग हैं जो इल्तवा के पीछे छुप जाते थे, लेकिन हम इन्हें अब भागने नहीं देंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो है स्क्रूटनी कमेटी के सामने भी रखेंगे। अच्छा, अब एक एतबार से अगर देखा जाए तो फ़ौरन फंडिंग केस में अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए, या यूँ कहना मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा कि अपोजिशन ने जो गड़ा हुकूमत के लिए एक्चुअली खोदा था ना, गिर ये खुद गए अंदर और इस केस में हुकूमत का पलड़ा खुद ही भारी हो गया। शायद ऐसे ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात नहीं कही थी कि फ़ौरन फंडिंग केस की समाअत सामने होनी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, आपको याद है? ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी, क्लिप चलाइएगा। अच्छा जी, सुना आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, ये वही केस है जिसके लिए PDM वालों ने, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने मुज़ाहिरा किया था, झूठ बोला था, क्या कि जी हुकूमत इसकी राह में रुकावट डाल रही है। अब अपोजिशन को लेने के देने जो पड़ गए। अगर फ़ौरन फंडिंग केस की अवाम के सामने समाअत हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे केस की समाअत के लिए? सोचें भी ना। नाज़रीन, ये केस बड़ा अहम है। जो अपोजिशन हुकूमत से सफाइयाँ मांग रही थी, अब उसी अपोजिशन में जो मौजूद हर जमात है, कहते हैं ना सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो सिचुएशन है। अपोजिशन का मकसद क्या था कि किसी भी तरह से ये हुकूमत गिर जाए, हुकूमत को गिराकर एहतसाब से ये लोग राह फरार अपना लें, किसी भी तरह छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन सब वो जो इरादे हैं ना, समझे कि उन पर पानी फिर गया। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी एहतसाब के पीछे छुपने वालों का हशर बड़ा करीब है, उनको उनका हशर नज़र आ रहा है और बहुत करीब नज़र आ रहा है। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। अच्छा, अपोजिशन ने ना हुकूमत से NRO लेने के लिए ये जो नैब कवानीन है ना, इसमें तरमीम करनी चाहिए थी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने नैब ऑर्डिनेंस अदालतों और सेनेट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी, ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमती चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और चेयरमैन जो नैब हैं वो रिटायर हो चुके हैं, कोई मुशावरत नहीं की गई है और मुल्क में एहतसाब का जो सर्कस है वो बाकायदा जारी है, मुल्की मसाइल में इजाफा हो रहा है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। अब शाहिद खान अब्बासी साहब शिकवा तो यही कर रहे हैं कि जावेद इकबाल ही अब तक चेयरमैन नैब आखिर क्यों है, जबकि हुकूमत क्या कहती है कि चेयरमैन नैब एहतसाब के निज़ाम को चलाने वाले हैं और वो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, लिहाजा उन्हें ही अपना काम जारी रखना है। अब जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन फंडिंग केस पर कहा था कि जी इस केस की जो खुली समाअत है वो होनी चाहिए क्योंकि उनके दिल में कोई खौफ नहीं था, ठीक वैसा ही मुज़ाहिरा अपोजिशन को करना चाहिए और कहना ये चाहिए कि जो भी चेयरमैन नैब हो, हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन ना अपोजिशन एहतसाब के लिए तैयार है और ना ही इंतखाबी इस्लाहात में ये मदद करने पर राज़ी हैं। सिचुएशन आपको समझ आ रही है नाज़रीन? अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जी हुकूमत से क्या चाहिए अपोजिशन को, NRO। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कहते हैं कि किसी को NRO नहीं मिलेगा, यानी कोई मांगता है NRO तभी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ता है कि नहीं दूंगा मैं NRO। अच्छा, वो अपोजिशन ने एक्चुअली किया क्या था कि हुकूमत से ये जो NRO है ना, ये लेने के लिए ये जो नैब के कवानीन थे ना, इसमें तरमीम करवाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया
इन्होंने हुकूमत के हर जायज़ काम की भी ना खुलकर मुखालफत की। काम उनका जायज़ होता था, लेकिन चूंकि इनका अपना मकसद पूरा नहीं हो सका था, इतनी कोशिशों के बावजूद भी तो इन्होंने क्या किया कि हुकूमत के जायज़ कामों को भी खुलकर गलत कहना शुरू कर दिया, खुलकर मुखालफत करनी शुरू कर दी। अब अपोजिशन इमरान खान साहब को क्या कहती है, धांधली ज़दा हुकूमत कहती है। लेकिन इमरान खान साहब इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं, लेकिन मौलाना और पूरी अपोजिशन हुकूमत को धांधली का ताना देती है और क्या कहती है कि जो खुद धांधली से आए हुए हैं वो इंतखाबी इस्लाहात कैसे कर सकते हैं। अब सियासी सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत निज़ाम की खामियों को दुरुस्त करना चाहती है। अच्छा, अगर आप गौर से सोचें नाजरीन, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, कोई भी समझ सकता है आसानी से कि ये धांधली 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 का जो शोर मचाते हैं, तो सबसे पहले तो इनको धांधली का दरवाज़ा बंद करना चाहिए ना। जहाँ पे कोई भी ऐसा इकदाम किया जा सकता है, कोई भी इस्लाहात की जा सकती हैं जिससे धांधली के रास्ते रोके जा सकें, इनको कहना चाहिए कि हम तो खुद धांधली का इतना शोर मचाते हैं क्योंकि हम धांधली के बहुत खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि धांधली हो, तो इनको तो खुद इस्लाहात और तमाम चीज़ों में आगे आगे होना चाहिए। लेकिन आपके सामने सिचुएशन है कि जो धांधली के रास्ते रोकना चाहते हैं, जो कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हैं जिस तरह नैब कवानीन की तरमीम की मैं बात करूं, तो वहाँ पर खलल कौन डालता है, रुकावट कौन बनता है, फिर शोर मचाया जाता है। आपको इनके डबल स्टैंडर्ड समझ आते हैं, इनके दोहरे मयार समझ आते हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। अगर मैं इस तरह कह लूँ कि कहते हैं जब करने की बारी आती है तो करते भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है जो वो करना नहीं चाहते, सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं। अब हमारी जो सो कॉल्ड रहबर है ना, ये एक्चुअली पुराने निज़ाम की पैदावार है, इसलिए इन्हें वही जो पुराना निज़ाम है ना वही रास आता है। और मैं अफसोस के साथ कहूँगी जो हमारा पुराना निज़ाम है उसमें क्या है, क्या मिला हमें, क्या मिला आवाम को, कितना नुकसान हुआ इस पुराने निज़ाम की वजह से। क्या इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए? और मेरे ख्याल से आनी चाहिए। खासतौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट है जिनको वोट दिया गया, ये जो तब्दीली की गवर्नमेंट है जिन्होंने नारा लगाया कि तब्दीली हम लेकर आएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, ऐसे ऐसे इकदाम करेंगे कि मुल्क में तब्दीली आएगी। इनका तो एजेंडा ही है ना कि तब्दीली लाना। तो अगर तब्दीली बल्ले को जिन्होंने वोट दिया, इनको जिन्होंने ये जो मैंडेट दिया, अगर अभी ये भी तब्दीली ना ला सकें, ये भी वक्त को ना बदल सकें, ये भी हालात को ना बदल सके, ये भी निज़ाम को ना बदल सके, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खबर यह है कि जी हुकूमत ने IMF का डू मोर का मुतालिबा मानते हुए IMF की एक अहम शर्त पूरी कर दी और टैक्स इस्लाहात में अहम पेशरफ्त करते हुए टैक्स नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के इख्तियारात बहाल कर दिए। FBR की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक टैक्स छुपाने वालों की अब शामत आ गई है और अकाउंट्स फौरी मुंजमद होंगे। अच्छा, FBR के मुताबिक बैंक अकाउंट्स की जो खुफिया निगरानी है और मुंजमद करने का रेवेन्यू कमिश्नर का इख्तियार बहाल कर दिया गया है, जबकि टैक्स पैसे किसी और के अकाउंट में भी छुपाए गए तो पकड़ हो जाएगी। अच्छा, अगर डॉलर की बात करूँ तो आज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ है और ये जो डॉलर है समझ लें कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है इंटरबैंक में। अब दूसरी तरफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसे इस चैलेंज का अकेले सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले बात मैं कर लेती हूँ महंगाई की, क्योंकि हर किसी को परेशानी है तो सिर्फ ये कि महंगाई 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 कब ख़त्म होगी। हुकूमत ही कहती है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है बल्कि दुनिया भर में महंगाई है और बढ़ती चली जा रही है, मगर क्या दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ भी डॉलर की कीमत में इसी तरह इजाफा हो रहा है डॉक्टर साहब, जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ से शुरू हो जाएं, अद्वियात तक आम आदमी की पहुँच से सब कुछ दूर होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये बताऊं कि एक हफ्ते पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है और वो ये कहते हैं कि खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, उनकी रिपोर्ट है, और जो शरह नमू है उसमें पाकिस्तान का 5वां नंबर है। दूसरी बात ये थी कि रुपए की कदर जो गिरी नहीं है, गिराई गई है, वो 18, आप ये समझें 18 रुपया फी डॉलर 5 महीने में। तो ये तो गिराया गया है, आपको सब कुछ पता था और आपने जो है वो तिजारती खसारा बढ़ने दिया। यानी अगर आपको 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हो गया जो है 15 महीने में,
और सितंबर 2020 को हमें अंदाजा हो गया था, स्टेट बैंक को अंदाजा हो गया था कि ये तिजारत बढ़ रहा है। तो अब जो उन्होंने अक्टूबर में रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इंपोर्ट के ऊपर फ्री, तो मेरा सवाल ये होगा कि मेहरबानी करके ये बताइए कि सितंबर 2020 में अगर आप ये कर लेते तो ये तबाही जो आ चुकी है ये नहीं आती। नंबर एक तो बुनियादी चीज ये है। दूसरी बात थी कि आपने जो शरह सूद को मनफी रखा हुआ है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कमी पाकिस्तान में हुई है शरह डिस्काउंट रेट में, ये जुमला है गवर्नर स्टेट बैंक का। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या खुदा न खास्ता दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ था पेंडेमिक से? तो ये जो कुछ आपने बैसाखी लगा दी मईशत को, और मईशत को कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद नतीजतन शरह नमू जो है वो सुस्त हो गई। और मैं आपसे एक रिकॉर्ड पर अगर ये बताऊं कि हुकूमत के 4 साल पूरे होंगे तो इनकी औसत सालाना शरह नमू जो है ज्यादा से ज्यादा 2.6% होगी, जो कि इनको वित्त में मिली थी 5.5%। और जब इनके 5 साल पूरे होंगे तो मईशत की औसत शरह नमू 3.2% से जायद नहीं होगी। महंगाई जो है उससे बहुत ज्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। तो मसला सिर्फ ये है कि ये जो जब आप ये कहते हैं, अभी स्टेट बैंक ने हालिया कहा है कि जनाब हमने सस्ता शरह सूद पर कर्जे दिए, उसकी वजह से लोगों ने अंधाधुंध गाड़ियां खरीद ली जो इम्पोर्टेड थी और गैर जरूरी इम्पोर्ट्स कर ली। तो ये जो कई सौ अरब रुपए के लोगों ने कर्जे ले लिए, वो आपने उनको फैसिलिटेट किया ना, कि आपने जो है लोगों को, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो कौमी बचत वाले हैं, उनको नुकसान पहुंचाकर इनको आपने फ़ायदा पहुंचाया। तो सवाल ये है कि जब आपको पता चल गया था पहली छमाही में पिछले साल कि लोग अंधाधुंध गाड़ियां खरीद रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही है, तो आप उस वक्त आपने रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाई? अब क्यों लगाई है? ये बुनियादी सवाल है। ये 20 रुपए जो गिर गया, इसकी माशी तोजी क्या है? क्या हुकूमत या स्टेट बैंक इसको कर सकेंगे कि 8 महीने में जो है 5 महीने में आप 18 रुपए गिरा दें? और एक और मेरा सवाल है कि आलमी मंडी में जब $125 फी लीटर पेट्रोल था आलमी मंडी में, तो उस वक्त कीमतें पाकिस्तान में कम थी। जब $80 पर आ गया आलमी मंडी में, तो हमारी कीमतें ज्यादा हैं। तो इसकी क्या वजह है? एक सवाल तो पैदा होगा कि आप ये कहते हैं जी आलमी मंडी में बढ़ गई। मैं रिकॉर्ड पर बिल्कुल वाज़ेह है कि जब $120-125 फी बैरल था उस वक्त बहुत कम थी, आज बेतहाशा है। तो ये तो आपने रुपए की मईशत को नीचे गिराया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी शरह, यानी अगर आप ये कह रहे थे कि 2018 में मईशत दिवालिया हो चुकी थी, अब मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 1 दर्जन अशारिये ऐसे हैं जिनमें आम तरीन जो 2018 से नीचे हैं आज, तो फिर वो दिवालिया थे, तो फिर ये क्या है? मेरा मुल्क है, मैं तो दिवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये मुझे पता है कि शरह नमू सुस्त हुई है, महंगाई बढ़ी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है। जबकि ये कहा करते थे जी पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कि लोगों को किसी को हुकूमत पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये 5 साल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों गिरा है? 2018 के लेवल पे क्यों नहीं आया? टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों गिरा? पाकिस्तान में जो बैरूनी कर्जे बढ़े हैं 3 महीनों में, $9 अरब सालाना बढ़े हैं। पाकिस्तान में जो कर्जे बढ़े हैं मजमू, वो 3 साल में 18,000 अरब रुपए के बढ़े हैं, यानी 6,000 अरब रुपया सालाना। जबकि इससे पहले के जो 5 साल थे उसमें 2700 अरब रुपया सालाना था। तो ये जो आदाद शुमार है, फिर बजट खसारा हमारा बड़ा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी टैक्सों का बोझ जो आवाम पर डाला जाता है, वो जो है वो बेतहाशा आपने जो है आवाम पर डाला है। और बिजली के नर्ख 46% तक 3 साल में जो है वो बढ़ा दिए हैं आपने। सिवाय इसके कि रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111 के तहत हैं, जो रिजर्व्स हैं वो उधार के पैसे हैं, हमारे नहीं हैं। अगर हमारे होते तो स्टेट बैंक मार्केट में वो पैसे डाल के रुपए को कंट्रोल कर लेता। तो सवाल ये कि बेहतरी कहाँ आई है? गुर्बत बहरहाल बढ़ी है, फीकस आमदनी है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल है, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार करी थी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमती ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आती रहती है, हुकूमती ज़राए के मुताबिक जी कि जी गर्दिशी जो कर्जा है अब जिस तरह के जी 2294 अरब रुपये तक पहुँच गया है, इसकी क्या वजह है कि हुकूमत अब तक ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इन पर काबू पाने में नाकाम रही है? देखिए, ये तो 2009 से अच्छी हिकमत अमली नहीं है, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्या मतलब क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपसे सिर्फ ये पहले ये बता दूं कि PMLN का जो दौर था 5 साल का, उसमें 1127 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे थे। अब ये उससे दुगने हो गए 3 साल में जी। तो ये दुगने क्यों हुए? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने मईशत को रिस्ट्रक्चर नहीं करते, आपका जो है वो 3,500 अरब रुपए साल के डोमेस्टिक डेट बढ़ जाते हैं।
9 अरब डॉलर के वो बढ़ जाते हैं, रुपए की कदर गिरती है, और आपने लाइन लॉसेस जो हैं बेतहाशा हो रहे हैं, वो कम नहीं कर सके। असल में जो नुस्खा था वो इमरान खान साहब का था, जिससे कोई जो है इख्तलाफ नहीं कर सकता। उसके अल्फाज ये थे कि इख्तिदार में आने के बाद हम हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जे पैदा होते हैं, और इस्लाहात करेंगे, लाइन लॉसेस कम करेंगे। अब इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, लेकिन उन वजूहात को दूर करने के लिए आपको अपने वसाइल बढ़ाने पड़ते। उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हम इख्तिदार में आने 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे, वफाक और सूबे लाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को पैदा होने से रोका जाएगा। तो ये अगर आप करते तो 3,500 अरब रुपए टैक्सों की वसूली बढ़ती और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाते। नंबर 1, पेट्रोल के इतने नर्ख आपको नहीं बढ़ाने पड़ते, क्योंकि जैसे जैसे आप आलमी मंडी में जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान में हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह। आप फी लीटर तो नहीं ले रहे, तो आपको तो लॉटरी निकल आई कि जब आप 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहे हैं और आपने रुपया जो है वो गिरा दिया 18 रुपये जो है फी डॉलर, तो आपको तो टैक्सेस की आमदनी तो बहुत बढ़ गई। तो ये जो गर्दिशी कर्जा बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि आपने जो टैक्सों की इस्लाहात का वायदा तहरीरी था 11-10 नुकात हिकमत अमली का, तवानाई के शोबे में था गर्दिशी कर्जों को कम करने का, वो नहीं किया। अब भी उनका इरादा कम करने का नहीं है। हमारी दरख्वास्त जो उन्होंने पेश की है वो IMF को ये की है कि जी पेंडेमिक है, हमें कुछ मोहलत दे दें। तो ये मोहलत तो हम 2009 से मांग रहे हैं, और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर वो इस्लाहात नहीं करते जो इनके 10 नुकात हिकमत अमली का हिस्सा था, तो दुनिया की कोई ताकत इस चीज़ को नहीं कर सकती कि आप गर्दिशी कर्जों को ख़त्म कर दें। वो पाकिस्तान के सकत में है, लेकिन जहाँ 3,500-4 हज़ार, तो ये हमारी इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि उससे अशराफिया के नाजायज़ मफादात होते हैं। ये बुनियादी वजह है जनाब अली। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के मुस्बत केसेस हैं उसकी जो शरह है 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है, और पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी से कमी आ रही है। और सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उसके दौरान मुल्क भर में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उसकी शरह 3 माह की कम तरीन सतह यानी 1.62% रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, इससे पहले 28 जून को मुल्क में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उसकी कम तरीन सतह जो है 1.79% थी, जबकि दूसरी जानिब NCOC की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक स्कूलों में 50% हाज़िरी की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो स्कूल्स हैं उन्हें 100% हाज़िरी के साथ खोल दिया गया है। अच्छा, तिब्बी माहिरीन ने भी खबरदार किया कि जी मुल्क में डेंगू केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये खदशा जाहिर किया गया है कि जो सूरत हाल है वो खुदा न खासा 2019 जैसी ना हो जाए। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद। कैसर सजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ की जा रही है कि जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, यानी हमारी स्ट्रेटजी, हमारे हिकमत अमली जो है उसकी तारीफ़ की जा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया इस कोरोना वबा से किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बाहर आ चुकी है? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, और मैं समझता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ केसेस जो कम हो गए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इसमें कुदरत का बड़ा हाथ है जो कि ये हुआ है। लेकिन हमने तो कोई सच, हमारी आवाम ने तो कोई बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो नहीं किया। अब इसके अंदर अल्लाह के फजल करम से चूँकि वैक्सीन्स भी लग गई हैं बहुत सारे लोगों को, गो कि अभी बहुत कम उसकी परसेंटेज है वैक्सीन जिनको लगी है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जो पहली, दूसरी, तीसरी वेव के बाद जो चौथी वेव आई है, वो उसमें जो प्रॉब्लम यही था कि वैक्सीन नहीं थी और नंबर ऑफ केसेस कम हुए थे, और कम होने के फौरन बाद फिर वो जब सब चीज़ें खोल दी जाती थी तो फौरी तौर पर वो सारे केसेस बढ़ने शुरू हो जाते थे, और फिर हम उसको दूसरी वेव्स और तीसरी वेव्स और चौथी वेव्स का नाम देते थे। इस दफ़ा उम्मीद ये है कि पूरे दुनिया में और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ना हो, और ये जो केसेस हैं, ये नंबर ऑफ केसेस इंशाल्लाह ताला और नीचे जाते रहेंगे, और
जो हमारा रूटीन का जो काम है, बाजार है, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स हैं और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल रूटीन पे हमारी लाइफ जो है वो चल जाएगी। सिर्फ इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हुए हैं उनसे सिर्फ हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा आप वैक्सीन लगाएं ताकि आप फौरी तौर पे जो है वो महफूज हो सकें आप इस खतरनाक वबा से, और ये जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता कंपैरेटिवली हम पहले से बहुत बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला और आगे बेहतरी आती रहेगी। ठीक है डॉक्टर राना जवाद साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। हमने डॉक्टर कैसर को भी सुना, आपसे भी मैं यही सवाल अगर पूछना चाहूँ कि आपको भी ये लगता है कि जो वैक्सीनेशन है उसके बाद हम काफ़ी हद तक महफूज हो चुके हैं, या जो कोरोना के साथ जंग पूरी दुनिया लड़ रही पाकिस्तान समेत, उस जंग में हमने किसी हद तक कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी? जी बहुत शुक्रिया और इनवाइट करने का। यहाँ तक तो बात सही है कि एक ग्लोबल ट्रेंड आया है जिसमें कोरोना के जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया में कम हुए हैं, किसी जगह ज़्यादा कम हुए हैं, किसी जगह ज़्यादा और इस तरह। लेकिन अभी भी जो दुनिया के अंदर ख़तरा यही है कि हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो वायरस है ये सर्दियों में जब लोग इकट्ठे होके खिड़कियां दरवाजे बंद करके इकट्ठे आपस में बैठते हैं गर्मी की खातिर, तो वहाँ पे इसको अवेलेबिलिटी मिलती है ट्रांसमिशन की आसानी के साथ, क्योंकि आपके दरवाजे वगैरह बंद होते हैं, वेंटिलेशन नहीं हो रही होती। तो ये जो अगला सर्दियों का मौसम आ रहा है ये हमें बड़ा मुख्तात रहने की ज़रूरत है अभी, और उसकी वजह से यही, और ये पूरी दुनिया का में इसको माहिरीन इसी तरह देख रहे हैं कि अभी क्योंकि हमने लोग भी थक गए हैं पाबंदियों से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया हमने पाबंदियां खोल भी दी हैं मोस्टली, तो ये अगले एक आध महीने के अंदर हमें नजर आएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुई, कहीं भी ख़त्म नहीं हुई, और जब तक ये पूरी दुनिया में मौजूद है हमें अब अनफॉर्चुनेटली एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब ये जो डेल्टा भी किस्म आ गई थी, तो क्या जो वैक्सीनेशन हम कह सकते हैं, जो डेल्टा वायरस आया था बड़ा शोर था और बहुत ज़्यादा घबराहट थी, बड़ी बेचैनी की लहर थी कि पता नहीं ये डेल्टा वायरस है, ये तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है, डबल नुकसानदेह है, तो हम कह सकते हैं जो वैक्सीनेशन का अमल जिन लोगों ने करवा लिया, जिनको वैक्सीन लग गई, तो वो किसी हद तक डेल्टा वायरस से भी महफूज हो गए, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि मौसर साबित हुई वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के लिए भी? देखिए ये बहुत सारी इसमें डिबेट चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो मैं इंटरनेशनल वेबिनार और ये सारी चीज़ों में अटेंड करता हूँ, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फाइजर जो है वो वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, और कुछ हमारा साइनोफार्म जो चाइनीज वैक्सीन है उसको कह रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हमें, चूंकि ये नई बीमारी है और एक वैक्सीन का अभी तक ये समझ लें कि एक इमरजेंसी के तौर पर ये इस्तेमाल हो रही है वैक्सीन, तो हमें बहुत सी चीज़ें अभी और आगे देखनी है। जो डाटा हमें बताता है पाकिस्तान के अंदर भी कि हमारे पास लाहौर में शुरू हुआ डेल्टा वेरिएंट और उसके बाद ये फैलता गया पूरे मुल्क में, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगाते गए, लगता यही है कि जो हमारे पास साइनोवैक लगा मेजॉरिटी लोगों को, तो लोगों में जो इन्फेक्शन आया जिनको कि वैक्सीन लगा हुआ भी था वो इतना शिद्दत नहीं था, और हमने ये देखा कि 85% लोग या 90% लोग जो एडमिट हुए या कोरोना में मुब्तला हुए, वो लोग थे जिन्होंने के वैक्सीन नहीं लगाया। और वो लोग जो थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, जारी बात है उनके ज्यादा सिम्टम्स आए। ठीक है, हाँ, तो वो ये हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी बहुत अच्छा इफेक्टिव साबित हुआ है, और आई होप कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बात सिर्फ इसलिए ये इतनी है कि लोगों को अभी जिस तरह से रिलैक्सेशन हो गई है, मैं कहीं पर भी नहीं देखता कि अब तो ऐसा लगता है कि कोरोना का खात्मा हो गया पाकिस्तान से। कोई भी SOPs को फॉलो नहीं करता, ना मास्क लगाता है। मैं जितनी भी जगह जाता हूँ जहाँ पर भी लोगों को देखता हूँ तो उन्होंने मास्क वास्क लगाना सबने छोड़ दिया है। तो डर इस बात का है कि अभी मेजॉरिटी लोग जो है अभी विदाउट वैक्सीन है,
तो वो यकीनन वो प्रॉब्लम हाँ। कर सकते हैं। और जो अच्छा डॉक्टर वैक्सीनेटेड साहब, लोग मैं हैं ये टीवी पे उनको बात भी करना बीमार कर चाहूंगी, सकते ये हैं। प्रोग्राम जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनों की हम रहनुमाई कर सकें कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं अभी भी मास्क पहनती हूँ, और अक्सर लोगों को जब मैं कहती हूँ कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो वो कहते हैं जी हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो ज़रा आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से देखने वालों की रहनुमाई कीजिए कि अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली है फिर भी एक ख़तरा हो सकता है वायरस का, चाहे आपको माइनर सिम्टम्स आएँ, और फिर भी हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। इस प्रैक्टिस को हमें एटलीस्ट तब तक जारी रखना चाहिए जब तक दुनिया से ये बात मतलब क्लियरली सामने ना आ जाए कि जी अब हमने ये जंग जीत ली है कोरोना के खिलाफ, कोरोना को शिकस्त दे दी है हमेशा के लिए। जी डॉक्टर राना जवाब से पहले मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आप 100% महफूज हो गए हैं। और अभी तक जो डेटा हमारे पास दुनिया में सामने आ रहा है, तो वैक्सीन्स जो हैं वो इस बात में तो मौसर हैं कि आपको सीरियस बीमारी ना होने दें, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएं, लेकिन कहीं भी वो गारंटी नहीं है 100% कि जी आप ज़्यादा बीमार नहीं होंगे या खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल नहीं होगा। तो वैक्सीन लगे हुए लोगों का भी इंतकाल हुए हैं, वो सीरियस बीमारी में भी हुए हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड को, तो ज़्यादा बीमारी हमें अनवैक्सीनेटेड में मिलती है। तो ये हमारी, जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट आपको एक हद तक आपकी लाइफ को बचाती है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप गाड़ी एहतियात के साथ चलाएं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये सारे एक सेफ्टी मेजर हैं, तो वैक्सीन भी एक यानी सेफ्टी हमें मेजर हमारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना चाहिए इस मामले में भी। जी, और इस वजह से जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस वायरस के से बचाव के लिए, वो बेटर वेंटिलेटेड है, यानी कि कमरों में ताज़ा हवा का गुजर होना चाहिए, आपके दफातर के अंदर होना चाहिए। और ये सिंगल मेजर अच्छा, है। ये ताज़ा हवा से मुझे याद आया, 20 ठीक है जी, तो 18 से 20 गुना। डॉक्टर कैसर मैं आपकी तरफ आ जी आप डॉक्टर जवाद अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आप खिड़की और दरवाजा खोल दें किसी कमरे का, किसी दफ्तर का, तो उससे वहां बीमारी फैलने का जो शरह है उसमें 18 से 20 गुना कमी हो जाती है। और ये याद रखिए, मैं परसेंट नहीं कह रहा, फीसद नहीं कह रहा, मैं गुना कह रहा हूँ कि टाइम्स। तो ये बहुत बड़ा हमारे हाथ में सिक्योरिटी मेजर है उस वक्त तक जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होती। सही, अच्छा ठीक है, दरवाजे खिड़कियां आप कह रहे हैं खोल दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जी डॉक्टर कैसर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मास्क के हवाले से मेरे ख्याल से पहले भी आगाही करते रहे हैं, तो इसका जवाब राना जवाद साहब ने दे दिया। आपसे मैं इस बारे में रहनुमाई चाहूँगी कि अभी ये जब बाहर से खिड़कियां दरवाजे खुले होते हैं तो मच्छर भी आते हैं, और ये आजकल डेंगू के जो केसेस है उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में बड़े केसेस आ रहे हैं, KPK में केसेस आ रहे हैं, इवन लाहौर में भी केसेस आ रहे हैं। मेरे टीम मेंबर है तैयब, उनको भी अभी डेंगू का अटैक हुआ। तो जो ये डेंगू फैल रहा है उस हवाले से ज़रा आगाही कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं उनकी रहनुमाई कीजिएगा कि उसके लिए क्या इकदाम लोगों को खुद करने चाहिए इंडिविजुअली, और हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो एहतियाती तदबीर आवाम खुद अपनाए वो भी बता दें। जी मैं सिर्फ जो जवाद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के हवाले से जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है और वो ये समझते हैं कि अब हमें कोई SOPs को फॉलो नहीं करना है, ये बहुत ही गलत है। और मैं बार बार पहले भी आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया वो टार्जन ना बने, बल्कि उनको ये समझना है कि देखिए अभी डेल्टा वेरिएंट आया, यू नेवर नो कि आगे चल के कोई और वेरिएंट आ जाए तो आपको ये वैक्सीन हो सकता है कि उसके खिलाफ काम नहीं कर रहा हो, तो आप खुदा ना खास्ता बीमार हो सकते हैं। और फिर बात ये होगी कि जी वैक्सीन लगा हुआ आदमी जो है वो तो बहुत सीवियर बीमार हो गया। तो लिहाजा SOPs को फॉलो करना है जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है। अब आप डेंगू की तरफ आ जाते हैं। हम देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 2-3 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि कोरोना है, डेंगू है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक साथ हैं और सबके सिम्टम कमोबेश मिलते जुलते हैं, यानी कि बुखार है, जिस्म में दर्द है। तो करना ये चाहिए लोगों को कि मच्छर की अगर बात की जाए कि मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया ये मच्छर से पैदा होती हैं। तो एक तो ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक प्रॉपर तरीके से उसका स्प्रे किया जाए, उसके पॉकेट्स को ढूंढा जाए कि कहाँ कहाँ पर ये इसकी अफजाइश है और उसको स्प्रे करके उसको खात्मा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि हुकूमत के साथ साथ हम आवाम की बड़ी जिम्मेदारी है कि देखें, ये हम हमेशा कहते हैं कि ये डेंगू जो है, ये उसका जो मच्छर वो चुल्लू भर पानी में अगर कहीं जमा हुआ है, साफ पानी,
गंदा पानी की बात नहीं कर रहा। गंदे पानी में मच्छर वो होते हैं जो कि मलेरिया का होता है। ये जो एडीज इजिप्टाई है, जो डेंगू का मच्छर है, ये साफ पानी में होता है। आपका एसी का पानी कहीं जमा हो रहा है, आप गार्डन में पानी डाल रहे हैं, आपके घर के आगे पानी जमा हुआ है, बारिश का पानी जमा हुआ है, उसमें इसकी अफजाइश होती है। तो करना लोगों को चाहिए कि अगर हुकूमत कोई स्प्रे नहीं कर रही है तो आप थोड़ा सा, आप 5-10 कतरे जो है वो, अगर पानी कम थोड़ा है कहीं पे जमा हुआ है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें तो उसकी अफजाइश रुक जाएगी। और यकीनन ये लोगों को समझना है। मुझे सवाल लोग पूछते हैं कि क्या ये कोरोना की तरह एक से दूसरे में लगता है, तो ये बिल्कुल नहीं लगता है। कोरोना, डेंगू के जो मरीज हैं उनके साथ आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। ये जो डेंगू का वायरस फैलता है वो मच्छर के काटने से एक से दूसरे में। अगर मैं उसके मच्छर आपको काटेगा तो आपको होगा। ठीक है जी। डॉक्टर राना जवाद साहब, आपका लास्ट कमेंट। डेंगू के बारे में यही है कि ये इसके ऊपर हुकूमतों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हर 2 साल बाद हमें एक मेजर इसका आउटब्रेक का सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ शहरों में, और ये जो नंबर आपको बताए जाते हैं इससे कई गुना ज़्यादा केसेस हमारा तजुर्बा है कि वो शहरों के अंदर होते हैं। ये बहुत थोड़ा सा नंबर है। तो इसका हल यही है कि गवर्नमेंट जो है प्रिवेंटिव केयर के ऊपर इन्वेस्ट करे। हॉस्पिटल्स के बेड जितने मर्जी आप बढ़ा लें, लाहौर में आपको पता है, आपने खबर देखी है कि टेम्परेरी तौर पे बेड्स का इजाफा किया जा रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों को बीमार होने से नहीं बचाएंगे, यानी कि आप कंट्रोल नहीं करेंगे डेंगू के मच्छरों को, उस वक्त तक आप जितने मर्जी बेड बढ़ा लें, हम अपने मसाइल का हल नहीं कर सकते, हम ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये टाइम है कि गवर्नमेंट्स आप सिर्फ डेंगू के सीजन में जागने की बजाय इसको पूरा साल इसके ऊपर सर्वेलेंस करनी होती है। और इसके लिए मैं उस फेडरल कमेटी का रुकन था 2019 में, जिसमें हमने प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह बना के तमाम सूबों के साथ शेयर भी की थी कि उसको फॉलो करना, किस महीने में आपने क्या काम करना है, लेकिन वो उसको फॉलो करना पड़ेगा तमाम सूबाई हुकूमतों को। अदरवाइज हम आज से 10 साल बाद भी इस तरह डेंगू के या दूसरी बीमारियों के आउटब्रेक्स देखते रहेंगे। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फैजाक जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।